दो तरह की थी, एक तो था होम टाउन और दूसरा था एनीवेयर इन इंडिया। इन इंडिया तो होम टाउन एलटीसी थी, उसके लिए ब्लॉक ईयर्स कितने थे? 2 years, 2 calendar years. 2 calendar years. 2 calendar years. This is very important. It's not financial year, it is calendar year. ठीक है? What was the starting point? कहाँ से साल स्टार्ट हो रहे थे? 2020. 2020 onwards. ठीक है? इसका मतलब ये था कि जो पहला ब्लॉक था होम टाउन के लिए वो था 2021 वाला, और पहला जो ब्लॉक था आपका एनीवेयर इन इंडिया वाला वो कहाँ से कहाँ तक था? 20 to 23. 2020। ठीक है, क्योंकि 20 तो कैलेंडर ईयर की बात हो रही है, तो 20 एक साल हो गया, 21 दूसरा हो गया, 22 तीसरा हो गया, 23 चौथा हो गया। ठीक, एलिजिबिलिटी क्या थी? कितने साल की सर्विस चाहिए थी उसके लिए? 5 years. 5 year 5 continuous years service. of continuous service. 5 years कंटिन्यूअस सर्विस थी, और अगर उस ब्लॉक ऑफ ईयर में, ठीक है, किसी के 5 साल जो है किसी ब्लॉक में जो है वो खत्म हो रहे थे, वो पूरे हो रहे थे, तो उस ब्लॉक में वो एलिजिबल थे या नहीं थे? Yes sir, मेंबर्स हो गए जा सकते थे, लेकिन रिमेनिंग वाला जो ब्लॉक था, ठीक है, उससे पहले वाला जो ब्लॉक था उसमें एलिजिबल नहीं थे, बट वंस दे कंप्लीटेड 5 years देन दे वर एलिजिबल फॉर रेस्ट ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, ओके, दैट मीन्स आपको जो है वो याद रख रहे हैं सब कुछ। ओके, नाउ व्हाट वी डू, इसको हम फिनिश कर लेते हैं जो भी इसमें हमारा बचा हुआ है। फिर हमने होम टाउन की भी बात की थी, तो होम टाउन का आपको मालूम है, होम टाउन किसको डिफाइन किया था? कुछ कंडीशंस थी ना उसमें जी, होम टाउन के लिए कुछ कंडीशंस थी ना, व्हिच विल बी कंसीडर्ड, तो एनी कंडीशन यू स्टिल रिमेंबर? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हाँ, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उनके रिलेटिव्स मैक्सिमम वहाँ पे होने चाहिए, ठीक है, और वो जो भी उनके फंक्शंस वगैरह होते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस के साथ रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, शॉर्टेस्ट डायरेक्ट रूट को भी हमने डिस्कस किया था। डिक्लेरेशन ऑफ फैमिली की बात हुई थी कि जब भी ब्लॉक शुरू होगा तो उन्होंने डिक्लेयर करनी है अपनी फैमिली, और वो जो है वो सर्विस ग्रुप का पार्ट रहेगी। हाँ, उसमें चेंज कर सकते हैं, कल को अगर कोई चेंज होगा तो फ्रेश डिक्लेरेशन देंगे। वो जो डिक्लेरेशन है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस एसओ। ठीक है, लास्ट में इसके एनेक्सेस गिवन है आपके साथ, ये मैंने शेयर किया हुआ है ना? यस सर। ठीक है, तो इसमें जितने भी फॉर्म्स वगैरह हैं सारे इसमें हैं। ओके, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एसओ। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो एलटीसी मिलेगी उसमें क्या क्या मिलेगा आपको। ठीक है, उसमें क्या क्या मिलेगा, व्हाट विल बी कवर्ड? only fare sir, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। traveling expenses. ओनली ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, दैट मीन्स यहाँ पे डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। जो आपको टीए रूल्स के तहत मिलता है वो डेली अलाउंस नहीं मिलेगा, इट विल बी ओनली द ट्रेवल पार्ट। ओके, क्या इसमें कन्वेंस चार्जेस मिलेंगे जो वहां पे मिलते थे, जैसे ऑटो चार्जेस थे? नो सर, वो भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट है, बेसिकली जो डिफाइन हुआ है वो हुआ पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ये हो गया कि हेडक्वार्टर से लेके जहां पे आप जा रहे हैं उसके जो क्रिस क्रॉस आपके एक्सपेंसेस होंगे, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होंगे, जो कन्वेंस चार्जेस होंगे इंटरनली, दोज विल नॉट बी कवर्ड। ठीक है जी, इज इट क्लियर? यस सर। तो वो इसमें क्या वो अपनी गाड़ी यूज कर सकते हैं? Yes sir, no sir. देखें, अपनी गाड़ी वो यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे यूज कर सकते हैं
जहां पे रेल की कनेक्टिविटी ना हो, ओके। और उसमें भी मैक्सिमम लिमिट है 100 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं कर सकते। क्लियर? क्या इसमें प्राइवेट जो पैकेज मिलते हैं, जो प्राइवेट पैकेज मिलते हैं, क्या वो अवेल कर सकते हैं? जी नो सर। तो प्राइवेट पैकेज भी यहाँ पे नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर स्टेट हेल्ड जैसे JKTDC हो गया, ठीक है, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई स्कीम निकाली जाती है, कोई प्लान होती है विजिट्स, उस केस में वो कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट की तरफ से नहीं कर सकते, दैट विल नॉट बी कवर्ड। इज इट ओके? यहाँ पे डिफाइंड है LTC इज नॉट एडमिसिबल फॉर जर्नीज परफॉर्म्ड इन ए प्राइवेट कार, दिस, ठीक है, आर चार्टर्ड बस, वैन और अदर व्हीकल ओन्ड बाय आर ऑपरेटेड बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स, तो वो अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर स्टेट का होगा, यूटी का होगा, कोई इदारा होगा, वो कर रहे होंगे तो फिर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? देन क्या वो एडवांस ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? यस सर। Yes, sir. एडवांस ले सकते हैं, और उसकी जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है दैट इज 90%, 90%. ठीक है। तो 90% तक का एडवांस ले सकते हैं। उसमें भी एस्टिमेशन है, आगे आप देखेंगे इसमें एनेक्सर है, तो उसमें आपको डिफाइन करना है कि ये एस्टिमेशन है और इसका 90% जो है वो मुझे एडवांस चाहिए, ठीक है। तो एडवांस इज आल्सो एडमिसिबल। अब इसमें एक बेसिक सा क्वेश्चन था कि जो ब्लॉक हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, जो 2 इयर्स का और 4 इयर्स का ब्लॉक हम डिफाइन करते हैं, आउटवर्ड जर्नी उसके लिए मैटर करती है या बैकवर्ड जर्नी मैटर करती है? क्योंकि हो सकता है बोथ आउटवर्ड, सिर्फ Outward only. आउटवर्ड मैटर करती है उसमें, ठीक है। अगर जैसे आपका 23 वाला ब्लॉक है, ठीक है, 20 से 23 वाला ब्लॉक है, एंड से यू आर अवेलिंग LTC इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो आप दिसंबर में आउटवर्ड जर्नी जो करेंगे वो उस ब्लॉक को कवर कर लेगी। चाहे आप वापस जो आएंगे वो अगले ब्लॉक में आएंगे, लेकिन वो LTC किसको बिलोंग करेगी? पूरी की पूरी वो पिछले ब्लॉक को बिलोंग करेगी। इज इट क्लियर? अदरवाइज क्या होगा, फिर तो आपके दोनों ब्लॉक वेस्ट हो गए ना। तो आपकी एक जर्नी उधर आ गई, एक उधर आ गई, तो आप तो 4 के बजाय फिर 8 साल पड़ गए आपको। आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक? यस सर। ठीक है, तो उसमें आउटवर्ड जर्नी जो है वो मैटर करती है। उसके बाद ये था कि अर्न लीव एनकैशमेंट, ये बड़ा स्पेशल प्रोविजन है। जब मैं पार्ट 1 वालों को लीव अकाउंट सिखाता हूँ तो उसमें ये एस्पेक्ट भी मैं जरूर डालता हूँ, क्योंकि आपके वाले केस में इतना डिटेल में हमने जाना नहीं था, तो वहां पे हम ये एस्पेक्ट भी लेके चलते हैं। तो उसमें क्या है कि आप जब LTC के लिए जाते हैं तो उसमें लीव एनकैशमेंट का प्रोविजन है कि 10 दिन की अर्न लीव आप एनकैश करवा सकते हैं, लेकिन पूरे सर्विस कैरियर में दैट कैनॉट बी मोर देन 60 डेज। अब ये जो 10 दिन की एनकैशमेंट है, इसका रिलेशन छुट्टियों से नहीं है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 10 दिन तक एनकैशमेंट ले सकते हैं, लीव एनकैशमेंट ले सकते हैं, लेकिन वो जो लीव है इसमें देखें क्लियर कट लिखा है, विदाउट एनी लिंकेज टू द नंबर ऑफ डेज एंड द नेचर ऑफ लीव अवेल्ड व्हाइल प्रोसीडिंग ऑन LTC। ये छुट्टी हो सकता है आपने 6 दिन की ली हो सकता है आपकी 6 दिन की छुट्टी हो, बट स्टिल यू कैन गो फॉर एनकैशमेंट ऑफ 10 days अर्न लीव। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट?
छुट्टी हो सर, जाएगी। सर हमने अर्न लीव अगर भी कोई और लीव लेके जा रहे हैं फिर भी ये होगी इन कैश। उसमें लिखा हुआ है नेचर ऑफ द लीव इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट एनी लिंकेज टू द नंबर ऑफ डेज एंड नेचर ऑफ लीव अवेल्ड। तो किसी भी नेचर सर अगर जी क्रेडिट में 0 बैलेंस होगा अर्न लीव अकाउंट में, उसको स्टिल हमें 10 दिन एनकैश करने होंगे? नहीं, वैसा नहीं है आपके पास अकाउंट। सर हमारे ऑफिस में केस आया है एक टीचर का, उसके पास अर्न लीव नहीं है। ही इज क्लेमिंग कि मुझे एनकैश चाहिए 10 दिनों का, क्योंकि इसमें लिखा ही नहीं है कि मिनिमम बैलेंस शुड बी देयर या नहीं। देखें उसमें लीव नॉट ड्यू तो कोई हो ही नहीं सकता ना। वो तो आपका L&D वाला केस बन गया जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके पास अकाउंट में लीव होनी चाहिए। ये है क्या? एनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव है ना। दिस इज एनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव। तो कभी ऐसा हो सकता है कि अर्नड लीव ना हो और आपको एनकैशमेंट मिल जाए? सर जो सेंटर की रूल्स है ना 1988 LTC के, वहां पे लिखा है कि एनकैशमेंट के बाद देयर शुड बी एटलीस्ट 30 डेज अवेलेबल इन द अर्नड अकाउंट। मतलब वो रूल्स यहाँ अप्लाई होते हैं? ये वाले एसओ में वो लागू नहीं है। वो वाला ये सुपर सेशन में है। ये वाला जो एसओ है दिस इज इन सुपर सेशन ऑफ अर्लियर वंस, ओके। लेकिन एक बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है, बेसिक सा पॉइंट है कि हाउ कैन यू एनकैश अ थिंग व्हेन यू डोंट हैव दैट इन योर क्रेडिट। हम रिटायर होते वो हैं, कह रहे हैं कि इट्स एप्लीकेबल टू बोथ वोकेशन एंड नॉन वोकेशन डिपार्टमेंट। उस पॉइंट को मतलब वो मेन हाईलाइट कर रहे हैं कि वो जो अर्न लीव का है वो इसमें है ही नहीं। वो आपकी बात सही है, लेकिन अर्न लीव को एनकैश करवाने के लिए अर्न लीव तो होनी चाहिए ना। अदरवाइज आप देखें आगे भी लिखा हुआ है इसमें, और आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है एंड द टोटल नंबर ऑफ डेज सो एनकैश्ड, जो आप एनकैश कर रहे हैं, will not be counted for computing maximum quantum of leave encashable at the time of quitting service। यहाँ पे सर्विस को क्विट करने की बात हो रही है, सुपर एनुएशन की बात नहीं हो रही। जब कोई सर्विस को क्विट करता है तो उसको एनकैशमेंट कितनी मिलती है अर्न लीव की? एक्सक्यूज मी सर, कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं क्लास में एडमिट होने के लिए। 50% जो उसके इसको होगा 50% तक वो एनकैश कर सकते हैं, कर सकता है। यस सर। लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्स कितना कर सकते हैं? 300 सब्जेक्ट टू मैक्स 150 डेज 180 नहीं 150। तो उसमें 150 है, ठीक है। यस सर। उसमें यही वो कह रहा है कि आप जो एनकैश करोगे, अगर आपने सर्विस को क्विट किया, ओके, तो जो आप एनकैशमेंट तब लेंगे उसमें इसको माइनस करना पड़ेगा जो आप ऑलरेडी एनकैश कर चुके होंगे। सुपर एनुएशन में वो अप्लाई नहीं होता। अगर आपने दोबारा से अकाउंट में आपके आ गई तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप जॉब को छोड़ रहे हैं, क्विट कर रहे हैं, तो उसमें जो 150 आपको मिलता है, 150 में से ये माइनस हो जाएगा। इवन इफ योर बैलेंस इज से 300 उसमें है आपके पास बैलेंस, तो उसका 50 आपको 150 मिलना चाहिए, लेकिन 150 में से ये माइनस हो जाएगा। आर यू गेटिंग? यस सर। ठीक है। और सर ये किस हेड में से कटेगा, मतलब सैलरी और जो आपका लीव एनकैशमेंट है, जिस हेड में वो जाता है उसी हेड में ये भी जाएगा। सर जब हम कैश करवाएंगे 10 डेज तो लीव अकाउंट में से तो 10 डेज अर्न लीव कट जाएगी फिर? बिल्कुल कटेगी। आनी तो वहीं से है ना, माइनस तो वहीं से होनी है। आप एनकैश भी करवा लें और माइनस भी ना हो, हाउ इज इट पॉसिबल? फिर तो आपको बारे में आ रहे होंगे। आर यू गेटिंग? जब आप लीव अकाउंट बनाते हैं उसमें 10 डेज को माइनस किया जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये L&D वाला केस नहीं बनेगा कि आपके पास लीव है नहीं और आप जो है एनकैशमेंट कर रहे हैं। एनकैशमेंट तभी कर सकते हैं जब आपके पास लीव है। means there should be minimum 10 days in the earned account. Of course,
If you have leave, only then you can go for encashment of that. How can you encash a thing which is not in your account? ठीक है, पहली चीज तो ये है कि लीव होनी चाहिए आपके पास, तब तो एनकैश कर सकते हो ना. अब आप वेकेशन नॉन वेकेशन की बात कर रहे हैं, तो वेकेशन नॉन वेकेशन की जो बात है उसमें भी आपको एनकैशमेंट तभी मिलती है अगर आपके पास अर्न लीव होगी तो. इससे सर हमारे ऑफिस में बड़ा मसला बन गया इसका. तो आपकी बात सही है, लोगों उसमें से लूप होल्स निकालना शुरू हो जाते हैं, बट उनको बेसिक बात यही बताएं कि एनकैशमेंट उसी की पॉसिबल है जो आपके अकाउंट में. दैट इज नॉट इन योर अकाउंट, तो फिर तो वो किसी खाते में ही नहीं आई. फिर तो आप जब उनको सुपर एनिमेशन आएगी या बाय द वे सो वो सर्विस को क्विट कर देते हैं, ठीक है, तो उस समय आप 50% पे कर देंगे उनको. तो दैट मीन्स आपने इसकी तो कोई डिडक्शन की ही नहीं फिर. Are you getting? So there are so many. Yes, sir. There are so many issues in it. Say the person has superannuity. कल को सुपर एनुएशन हो जाती है उनकी, तो आप तो उनको एनकैशमेंट फिर डबल दे रहे हो. एक बार आपने एनकैशमेंट दे दी सर्विस में और दूसरी एनकैशमेंट आप दे रहे हैं सुपर एनुएशन के टाइम पे. हाउ इज इट पॉसिबल? ये बेनिफिट इसलिए रखा गया कि उनको पैसे की जरूरत हो सकती है. एलटीसी में उनको पैसे की जरूरत हो सकती है, तो डायरेक्टली तो गवर्नमेंट ने सिर्फ वही देने हैं जो चार्जेस हैं, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वही देना है, बाकी चीजें इसमें कवर्ड है नहीं. तो इसलिए ये ऑप्शन इसमें डाला गया कि इनडायरेक्टली उनको एक फाइनेंसिंग हो जाएगी, बट एट द सेम टाइम उनकी लीव में से डिडक्शन तो होगी ना. ठीक है, जब हम लीव अकाउंट की प्रैक्टिस करते हैं पार्ट 1 के लेवल पे, ताजिया मैम आप पार्ट 1 में भी है ना? नो सर. ओके, मुझे तो वहां पे जो लीव अकाउंट बनता है, तो ये एस्पेक्ट में जरूर डालता हूँ एक क्वेश्चन में कि उन्होंने एनकैशमेंट करवाई 10 डेज की. तो 10 डेज की एनकैशमेंट इज वन थिंग, बट आउट ऑफ लीव अकाउंट दैट 10 डेज विल बी डिडक्टेड. जैसे वो माइनस होते हैं ना आपके जो ज्वाइनिंग टाइम एक्सेस अवेल्ड, यस सर, क्रेडिट होता है. ठीक है, अदरवाइज अगर उनका बैलेंस ही नहीं है तो ये लीव नॉट ड्यू वाला केस हो गया. एक तो आपने लीव दे दी उनको और उसके पैसे भी दे दिए जबकि लीव है ही नहीं उनके पास. तो दिस इज डबल लॉस टू द गवर्नमेंट. यू आर अलाउइंग लीव व्हेन देयर इज नो लीव एंड सेकेंडली यू आर पेइंग फॉर दैट. आप लॉजिक देखें, बिल्कुल जचता नहीं है ना. इज इट क्लियर नाउ? यस सर. ठीक है सर, सुपरएन्यूएशन के टाइम तो 300 की वो अलग से मिलती है ना, उसमें से तो नहीं कटती. नो, देखें, 2 केसेस बन रहे हैं यहाँ से. 2 केसेस बन रहे हैं. एक हो रहा है क्विटिंग सर्विस, एक हो रहा है सुपर एनुएशन. क्विटिंग वाले केस में क्या होगा कि जितनी भी आपकी क्रेडिट में लीव है उसका आपको मिलता है 50%. से आपके पास 100 डेज थे, तो 100 में से आपको 50 की एनकैशमेंट मिलनी थी, लेकिन आपने 2 बार ये एनकैशमेंट ले ली हुई है एलटीसी वाली, तो फिर आपको एनकैशमेंट 50 की नहीं मिलेगी, 20 माइनस हो जाएंगे, 30 की एनकैशमेंट मिलेगी उस समय. ठीक है, इज इट क्लियर? ये हो गया एक केस. दूसरा केस हो गया सुपर एनुएशन वाला. सुपर एनुएशन में क्या होगा, आपके लीव अकाउंट में से 10 दिन माइनस होंगे जब जब आप लेंगे. एट द मैक्स तो 60 ले सकते हो ना, 60 से ज्यादा तो ले नहीं सकते सर्विस कैरियर में. वैसे भी एलटीसी इतनी बार मिलती भी नहीं है. 6 बार से ज्यादा किसको एलटीसी मिलेगी? किसी को नहीं मिलेगी. हमने तो देखी नहीं एक बार भी. ओके, सो उस केस में आपके अकाउंट में से डिडक्ट होगी, लेकिन उसके बाद आप एक्रू तो करेंगे ना. जब आप एक्रू करेंगे, अगर आप 300 पे पहुंच जाते हैं एंड में,
यू विल गेट फुल एनकैशमेंट। उसमें वैसा नहीं है। ये उस केस में है जहां पे आप क्विट करते हैं सर्विस। नाउ बोथ द केसेस आर क्लियर? यस सर। ठीक है, तो वो लीव अकाउंट पे डिपेंड करेगा। आपका लीव अकाउंट में जो बैलेंस होगा सुपर एन्युएशन में वो मिलेगा आपको, लेकिन क्विटिंग सर्विस में इसको लाजमी तौर पे माइनस करना। ठीक है, जो एनकैश। सर ये क्या हम एलटीसी लेने पर ही इनकैश करा पाते हैं क्या इसको? हाँ, ये है ही एलटीसी के लिए है। सर एक्चुअली मैं जैसे एक्स मैन हूँ सर, तो वहाँ पे हमें ऐसा था कि आपका 300 जैसे इनकैश हो जाता है, तो उसके बाद अगर आपकी 60 डेज पर ईयर अलाउड है हमें 60 डेज अर्न लीव मींस एनुअल लीव, तो अगर हम उसको इनकैश कराना चाहें 50 डेज हम अवेल करेंगे एंड 10 डेज का हम इनकैश ले सकते हैं, बट 300 अवेलेबल होना चाहिए हमारे पास वहाँ पर अकाउंट में। यहाँ पे हम यूटी ऑफ जे&के की बात कर रहे हैं, और एलटीसी में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो री एम्प्लॉयड लोग हैं उन पे ये लागू भी नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। हमने स्टार्टिंग में एलिजिबिलिटी पढ़ी थी ना, तो एलिजिबिलिटी में डेली वेजर नहीं थे, वर्क चार्ज एम्प्लॉइज नहीं थे। उसमें एक कंडीशन ये भी आई थी कि इफ यू आर री एम्प्लॉयड देन दिस स्कीम इज नॉट मेंट फॉर यू। ओके, तो उसमें वो चीज नहीं आएगी। ओके, अब जो आपने एडवांस वगैरह लिया होगा, ठीक है जी, अगर वो आपने सही से यूटिलाइज नहीं किया या उसका अकाउंट आपने सही टाइम पे नहीं दिया, तो उस केस में पेनल्टी भी है। पेनल्टी एक तो ये है कि आपको एडवांस वापस करना पड़ेगा। ठीक, अब तब तक आपने वो देना होता है अकाउंट। यहाँ पे लिखा हुआ है where an advance has been drawn by the government servant, the claim for reimbursement of the expenditure shall be submitted within 1 month। जब आपकी रिटर्न जर्नी कंप्लीट हो जाएगी तो 1 महीने के अंदर आपने वो क्लेम देना है। ठीक, अगर आप वो नहीं देते हैं तो इन दैट केस आपको एडवांस जो है वो वापस करना पड़ सकता है। जी, समझ में आ गया? और इसमें ये भी इंस्टॉलमेंट में वापस नहीं होगा। उसके बाद वेयर नो एडवांस हैज बीन ड्रॉन, अगर आपने एडवांस ड्रॉ नहीं किया तो उस केस में क्लेम आप 3 महीने के अंदर भी दे सकते हैं। जहां पे एडवांस लिया वहां 1 महीने के अंदर। ठीक, और 3 महीने तक आपने क्लेम नहीं किया तो फोरफीट हो जाएगा आपका क्लेम। फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का प्रोविजन भी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें, दिस इज क्वाइट हाई। सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम or at the rate notified by the government, this will be charged अगर ये कंडीशंस आपने फुलफिल नहीं की तो। I have witnessed कि ऐसा केस हुआ था। सीनियर IAS ऑफिसर थे, उनके किसी घर में डेथ हुई थी किसी की, he belonged to मुंबई, और उन्होंने LTC का केस बना लिया था और वो 90% का एडवांस भी ले लिया था, बट देयर वाज नो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर दैट। Sometimes people feel that they are above law, and after 2-3 years all that money was given back to the exchequer, क्योंकि उसकी वजह से उनकी प्रमोशन स्टॉल हो गई थी। So there are certain cases when you misuse your official status and then you have to compensate। ठीक है जी, तो कई बार रिकवरी भी हो सकती है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीडीओ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यही है कि सैंक्शन जो है वो प्रॉपर अथॉरिटी ने की है या नहीं की है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने की है या नहीं की है। ठीक है, उसके बाद सर्विस बुक में एंट्री करनी है कि इनको हमने ये बेनिफिट किया है। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट है, उसके बाद बुकिंग करनी है,
इस एक्सपेंस की। एलटीसी के लिए कौन सा हेड था हमारा? एलटीसी के लिए था डिटेल हेड, इट वाज 003 जी। एलटीसी के Yes, लिए sir. 003. 003 दैट्स डिटेल्ड हेड है ना। तो वैसे तो ये उसमें आएगा, आपका डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा 001 में, ठीक। और उसके बाद जो आएगा, जैसे 001 सैलरीज का होता है, तो 003 इज मेंट फॉर एलटीसी। फिर अकाउंटिंग है उसकी, जो भी मेजर माइनर हेड, ये भी हम उसमें शामिल कर लेंगे। इस पे भी एक एक्सरसाइज बना लेंगे वहां पे, जो हम जीएफआर में कर रहे हैं। ओके, देन पावर टू रिलैक्स है, कहीं कहीं गवर्नमेंट को लगता है तो वो रिलैक्स कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर नेचर ऑफ दैट केस। उसके बाद इसमें एनेक्सर्स भी हैं, ये डिक्लेरेशन ऑफ फैमिली है। इसमें देखें इनकम भी लिखा हुआ है, कितना इनकम का स्लैब क्या था? इसको डिपेंडेंट माना जाएगा इनकम के हिसाब से 9,000 नॉट एक्चुअल, नॉट मोर देन 9,000, ठीक है। सो 9,000 इज कवर्ड। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ प्लेस ऑफ विजिट, जो आपने डिक्लेयर करना है ब्लॉक से पहले, ठीक, किस किस को आप लेके जाएंगे। ये एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, जिसके बेस पे आप एडवांस डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया ना, एस्टिमेटेड अमाउंट फॉर अवेलिंग एलटीसी, अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायर्ड। तो दीज आर ऑल एनेक्सर्स व्हिच आर पार्ट ऑफ दिस। ये बिल आ गया, बिल जिस फॉर्म में आपने लेना है। एक रजिस्टर का भी इसमें प्रोविजन है कि जो भी लोग एलटीसी पे जाएंगे उनके लिए एक रजिस्टर मेंटेन करना, ताकि वो सारा एक जगह पे आ जाए, ब्लॉक्स वगैरह का, ठीक है। ये है रजिस्टर ऑफ एलटीसी एडवांसेस, किस किस को आपने भेजा है। ये सैंक्शन का भी फॉर्मेट यहाँ पे गिवन है, ये आपको उसके लिए बड़ा एक बेंचमार्क हो सकता है। जो आप ऑफिस ऑर्डर्स की बात करते हैं ना, जो नोटिंग ड्राफ्टिंग में ऑफिस ऑर्डर्स हैं, तो ये एक तरह से सैंक्शन ऑर्डर का एक फॉर्मेट है आपके पास। क्लियर? तो दिस वाज रिगार्डिंग एलटीसी। अब आपके जो टॉपिक्स और रहते हैं, आई थिंक सीएसआर में अब आपका रहता है मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, उसके बाद आपके कंडक्ट रूल्स हैं, ठीक है। यही है ना मेन। हाँ, वो भी हम, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी है, तो छोटी छोटी चीजें हैं, वो ज्यादा बड़ी नहीं है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भी एक ऐसा है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो उसके अलावा मेडिकल अटेंडेंस रूल, ठीक। तो टुमारो विल बी स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक। आई होप कंटिन्यूटी में अब हमारी क्लासेस चलेंगी तो विल बी एबल टू फिनिश इट एज अर्ली। सर इसमें मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी होती है? इसमें सर एलटीसी में मतलब कितनी लीव ले सकता है, मतलब कि ड्यूरेशन? तो ड्यूरेशन तो ब्लॉक्स के हिसाब से है ना, ब्लॉक्स के हिसाब से है। आप देखें इनडायरेक्टली उसने 6 आपको बोल ही दिया, ठीक है। इनडायरेक्टली अगर इंटरप्रिटेशन लगानी हो तो 6 तो वैसे ही वो बात कर रहा है। 60 डेज की कितने दिन के लिए जा सकता है सर? मैं एट ए टाइम कितने दिन एलटीसी लेंगे? मैं आपको ये बता देता। बेसिकली जो आपने स्टेशन डिसाइड किया होगा, ठीक है, आपके पास लीव का भी है ना, कि लीव भी आप ले सकते हैं उसके साथ, ठीक। तो वो डिपेंड करेगा आप किस स्टेशन पे जा रहे हैं, कैन यू जस्टिफाई दैट मच ऑफ स्टे और नॉट। वैसे भी जब आप स्टे करोगे तो आपके पल्ले से ही पैसे जाने, ऐसा तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट पे कोई बर्डन पड़ेगा उससे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो क्वेश्चन उस तरह से उतना रेलिवेंट नहीं है। अब मैं कहीं पे जाता हूँ और वहां पे 3 महीने रुकता हूँ, तो मैक्सिमम की बात है नहीं है। अगर मेरा स्टेशन जो है, से मैं 3 दिन में उस स्टेशन को टच करता हूँ, तो 3 दिन मुझे वापस आने में लगते हैं, 6 दिन हो गए। तो ज्यादा से ज्यादा मैं कितना ही अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि खर्चा किसने बियर करना है, वो तो मैंने ही करना है ना।
आपको 10 डेज की एनकैशमेंट मिल रही है, तो एक तरह से गवर्नमेंट मैक्सिमम एज्यूम करती है कि 10 डेज से ज्यादा आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर उससे ज्यादा लगा रहे हैं तो आपको ही नुकसान है, गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर, यस सर। ठीक है, तो इसमें वैसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट के लेवल पे कोई उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आपको मिलना तो किराया ही है, आपको डेली अलाउंस भी नहीं मिलना, कन्वेंस चार्जेस भी नहीं मिलने हैं, इंसिडेंटल चार्जेस भी नहीं मिलने हैं। तो गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट कर लिया है कि अर्न लीव की एनकैशमेंट ले लो 10 दिन की, तो इनडायरेक्टली दे आर अज्यूमिंग कि 10 दिन से ज्यादा कोई रुकेगा नहीं, और 10 दिन में भी ट्रैवल का टाइम भी होगा ना, ट्रैवल का टाइम भी होगा। तो इसलिए उस तरह से डिफाइन नहीं किया गया, क्योंकि आपको वैसे ही मालूम है कि ये हमारा ही घाटा है अगर हम एक्स्ट्रा लें। एक तो हमारी छुट्टी भी जाएगी उसमें, और दूसरा जो है खर्चा तो अपना ही करना है, गवर्नमेंट ने तो देना नहीं है उस तरह से। सर अगर हम होम टाउन के लिए जाएं फिर भी इनकैश करवा सकते हैं ओनली? ये दोनों के लिए है, एलटीसी लिखा है वहां पे, ये नहीं लिखा कि आपकी होम टाउन है या दूसरे वाली है, उसमें एलटीसी लिखा हुआ है। एलटीसी की डेफिनेशन में दोनों ही आ जाते हैं। इज इट ओके? यस सर। सर अगर वो 3 दिन के लिए जाता है फिर वो 10 दिन की एनकैशमेंट करवा सकता है मैक्सिमम? 10 दिन की करवा सकता है, उसमें लिखा हुआ है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ डेज ऑफ अर्न लीव, ओके, और नेचर ऑफ लीव। उसमें कैटेगरी के लिए अगर आप 6 दिन की लीव भी लेते हैं तो एनकैशमेंट आप 10 दिन की ले सकते हैं, लेकिन उस केस में अर्न लीव अकाउंट में से आपके 10 दिन डिडक्ट होंगे, ना कि 6 दिन होंगे। ओके ओके सर, ठीक है। डिडक्शन विल बी फॉर 10 days, दैट्स इट। ओके जी, आज इतना ही रखें फिर, ठीक है? ओके देन। सर एक क्वेश्चन, सर कल जो आप पढ़ाओगे उसकी पीडीएफ शेयर कर देना अभी सोने दो मुझे, कल कर दूंगा मैं, ठीक है? जी सर। ओके देन, डोंट वरी, आई विल शेयर। दीपक भाई ने अब पढ़ा आपको? नहीं सर, एक्चुअली में हमने कठुआ जाना ना सुबह कल, तो प्रिंट आउट निकलवा के लेके आएंगे। गांव में सर बड़ा बहुत महंगा लगाते हैं, इसलिए मालूम है आपको ऑफिस टाइम में मिल जाएगा, क्योंकि मेरा ऑफिस का टाइम आपसे आगे है, तो मैं जब डालूंगा आपका पीछे होगा उस समय टाइम। तो कल छुट्टी है हमें। कल वो है, नवमी है शायद। जी सर। जी सर। ओके ओके, ठीक है जी, मुबारक है फिर आपको, हमें तो छुट्टी है। ठीक है फिर तो, अच्छा आप कठुआ जाएंगे, वहां पे रेट कम है? जी सर, तो जहाँ 5 रुपए पर पे लगाते हैं सर। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा आपको 5 रुपए की पेनल्टी ना पड़े। दीपक भाई ऑफिस से निकाल लो। ऑफिस कल छुट्टी है ना, इसलिए वो कह रहे नहीं जाना। ओके ठीक है जी, आई विल मेक इट पॉसिबल। ओके ओके सर, ओके। ओके देन।